गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी की सजा पर 133 दिन के बाद लगी रोक, सांसदी बहाल होगी, घर भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजा का असर राहुल ही नहीं वोटर्स पर भी पड़ा है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी है जिसकी वजह से उनकी सांसदी चली गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। जज को फैसले में यह बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही नहीं बल्कि उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मामला है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो भी कहा गया वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत को इजराइल से मिली स्पाइक NLOS मिसाइल, ये पहाड़ों में छिपे दुश्मन पर हमला कर सकती है। यूक्रेन जंग में भी हो रहा है इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत को इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। यह 30 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इसका ट्रायल जल्द शुरू होगा। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक NLOS यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलों को अब रूस के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इससे उन लंबी दूरी के टारगेट्स को हिट किया जा सकेगा जो पहाड़ों में छिपे होते हैं। भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले इन मिसाइलों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में LAC के करीब बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करना शुरू कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हरियाणा हिंसा का राजस्थान कनेक्शन। भरतपुर अलवर से भी नूह आए थे दंगाई। पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े, 4 नासिर जुनैद वाले इलाके से। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के तार अब पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी जुड़ गए हैं। हिंसा वाले दिन दंगाइयों की भीड़ भरतपुर और अलवर के भी कुछ गांव से पहुंची थी। इनमें 5 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 आरोपी तो भरतपुर के उसी पहाड़ी थाना क्षेत्र के हैं जहां से 2 मुस्लिम युवकों को नासिर और जुनैद की फरवरी में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। ये सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। नूह की सदर और सिटी पुलिस की तरफ से 82 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सदर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव सावलेर के साबिर, अशफाक सलीम, गांव घिसेड़ा का अल्ताफ और अलवर जिले के गांव छापर थाना भिवाड़ी का ईशु शामिल है। नासिर जुनैद भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के घाटमिका गांव के रहने वाले थे जिनको इसी साल फरवरी में भिवानी के लोहारू में बोलेरो समेत जिंदा जला दिया गया था, जिनका आरोप हरियाणा में गोरक्षकों पर लगा था, जिसमें सबसे प्रमुख नाम गुरुग्राम के मोनू मानेसर का है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी खुदाई की मनाही, वजू खाने को छोड़कर बाकी हिस्सों का ASI सर्वे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें ASI को ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे करने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JP पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ASI सर्वे के दौरान मस्जिद को छुआ न जाए और कोई खुदाई न हो। बेंच ने ASI और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि सर्वेक्षण के दौरान कोई खुदाई नहीं की जाएगी और नई संरचना को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वकील हुजैदा अहमदी ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष दलील दी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की यह कवायद इतिहास की खुदाई है। यह पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विरोध है। इसके साथ ही भाईचारे को भी यह प्रभावित करता है। यह अतीत के घाव को फिर से हरा कर देने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंजू का वीजा बढ़ाने की तैयारी में पाकिस्तान, नसरुल्लाह के साथ शिफ्ट हो सकती है दुबई। ISI ने रची साजिश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने अंजू का वीजा बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली। अधिकारियों की तरफ से 21 अगस्त का वीजा 6 महीने तक एक्सटेंशन करने में उसकी पूरी मदद की जा रही है। इतना ही नहीं, उसे दुबई भेजने की भी तैयारी हो रही है। इसके अलावा अंजू को पाकिस्तानी नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यही वजह है कि 2 दिन पहले अंजू इस्लामाबाद भी गई थी। ऊपरी तौर पर यह दिखाया गया है कि अंजू से फातिमा बनी भारतीय महिला को एक नामचीन शख्स गिफ्ट दे रहे हैं और उससे मिलने के लिए ही वह वहां जा रही है। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद में अंजू की यह ट्रिप वहां के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात को लेकर थी। इस मुलाकात का मकसद था कि अंजू के वीजा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जाए और इस बाबत वह पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में आवेदन कर पाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ब्रिक्स के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे मोदी।
मोदी संगठन विस्तार पर फैसले में लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान सऊदी ने दी ब्रिक्स में शामिल होने की अर्जी। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। इसके लिए वे जोहान्सबर्ग जाएंगे। गुरुवार को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पीएम मोदी को फोन करके ब्रिक्स समिट के लिए न्योता दिया था, जिसे मोदी ने स्वीकार कर लिया। वहीं दोस्तों, ब्रिक्स में दूसरे देशों के शामिल होने को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारा पक्ष पहले भी रख चुके हैं। कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि भारत को ब्रिक्स के विस्तार से आपत्ति है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत इसके विरोध में नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती। सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी का पहला बयान आया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही सपाट अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने इस फैसले को सच की जीत बताया और सभी को धन्यवाद किया जो इस परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु संघवी, अधीर रंजन चौधरी, केशु वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। खड़गे ने कहा कि आज बड़ा खुशी का दिन है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो गई, डेमोक्रेसी की जीत हो गई है। उन्होंने कहा कि केवल राहुल गांधी की जीत नहीं है, सारे भारत की जनता की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। अभी संविधान जिंदा है, न्याय मिल सकता है। यह आम लोगों की जीत है, लोकतंत्र और जनता की जीत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह लोकतंत्र, संविधान की जीत और सत्यमेव जयते वाले ध्येय वाक्य की जीत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट का INDIA को लेकर नोटिस। केंद्र इलेक्शन कमीशन और विपक्ष से जवाब मांगा। याचिका में कहा 2024 के चुनाव में फायदा पाना मकसद। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के नाम को लेकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा। कोर्ट में गिरीश भारद्वाज ने गुरुवार को याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदल दिया जाए। इससे पहले चिराग पासवान भी गठबंधन के नाम को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आप देश के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से गलत है। गिरीश भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 19 जुलाई को इस नाम के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चुनाव आयोग से अपील की थी। इस पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित भारद्वाज की बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए कोर्ट तक शिकायत आई है, इसकी सुनवाई करना जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि 2024 के चुनाव में फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों ने इंडिया नाम का इस्तेमाल किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 ने पूरी की 2/3 यात्रा। इसरो बोला कल परीक्षा की घड़ी रास्ते में आ सकती है बड़ी समस्याएं। जी हां दोस्तों, 5 अगस्त 2023 का दिन चंद्रयान 3 के लिए परीक्षा की घड़ी है। इसरो ने अब आज बताया कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर 2/3 यात्रा पूरी कर ली और वो चांद के करीब पहुंच गया है। करीब 40,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचेगी। चंद्रयान 3 भी चांद के ऑर्बिट को पकड़ने का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 के लिए कल का दिन बेहद जरूरी है। इसरो वैज्ञानिकों ने भरोसा दिलाया कि वो चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ऑर्बिट में डालने में कामयाब होंगे। 5 अगस्त की शाम करीब 7 बजे के आसपास चंद्रयान 3 का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन कराया जाएगा, यानी कि चांद के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। 6 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास चंद्रयान को चांद के दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा। 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे के आसपास तीसरी ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी और 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास पांचवा लूनर ऑर्बिट इंजेक्ट होगा। 17 अगस्त को प्रोपल्स मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत को वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड। 92 साल के इतिहास में पहली बार विमेंस कंपाउंड टीम को सफलता। जी हां दोस्तों, भारत की विमेंस कंपाउंड टीम ने पहली बार वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जीत ली है। टूर्नामेंट के 92 साल के इतिहास में पहली बार भारत को आर्चरी के इस इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। पहली बार वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 1931 में हुई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप के कंपाउंड में भारतीय विमेंस टीम ने फाइनल में मैक्सिको को 235-229 से हराया। टीम में आर्चर ज्योति सुरेख, वेन्नम परनीत कौर और अदिति शामिल थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले सेमीफाइनल में कोलंबिया को 220-216 से हराया। वहीं भारतीय टीम को पहले राउंड में बाई मिला था, जबकि प्री क्वार्टर फाइनल में तुर्की को और क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को भारतीय टीम ने हराया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरीकुंड लैंडस्लाइड में 19 लोग लापता, सर्च रेस्क्यू जारी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के गौरीकुंड में भारी भूस्खलन से 19 लोगों के लापता होने की सूचना है। साथ ही केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। गुरुवार देर रात 12 बजे के आसपास केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड डॉट पुलिया के पास हुई लैंडस्लाइड के कारण 3 से 4 दुकानों के ऊपर पहाड़ी से आए मलबे के कारण अब तक 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर हालात का जायजा लेने पहुंच चुके हैं। वहीं
आपदा प्रबंधन ने नया अपडेट देते हुए बताया है कि लोगों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें लापता लोगों की संख्या 13 से बढ़कर 19 हो गई है। जो दुकानें होटल ध्वस्त हुए हैं उनका मलबा सीधे नदी में गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ज्यादा लोग या तो दबे हुए हैं या फिर नदी में बह गए हैं। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। रिजल्ट के बाद एसबीआई के शेयर में 2.93% की गिरावट, सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 65,721 के स्तर पर बंद हुआ, निफ्टी 135 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 65,721 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी में 135 अंकों की तेजी देखने को मिली। यह 19,517 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों जून तिमाही के नतीजे के बाद एसबीआई के शेयर में 2.93% की गिरावट देखने को मिली है। यह 17.30 रुपए की गिरावट के साथ 573.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 3.53% की तेजी के साथ सिप्ला का शेयर निफ्टी का टॉप गेनर रहा। दोस्तों बात कर लें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की, तो टॉप गेनर्स में सिप्ला, इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा रहे, जबकि टॉप लूजर्स में एसबीआई, बजाज ऑटो और बीपीसीएल रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का बढ़ाया गया कार्यकाल, अब अगस्त 2024 तक संभालेंगे जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, केंद्र ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की सेवा को 1 साल के लिए 22 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में एक आदेश जारी किया है। दोस्तों चौथी बार उन्हें इस पद पर विस्तार दिया गया है। भल्ला असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें अगस्त 2019 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था। 60 साल की उम्र के बाद उन्हें नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था। पहली बार उनका कार्यकाल 17 अक्टूबर 2020 को 22 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया था। वहीं 2021 और 2022 में भी भल्ला का कार्यकाल एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत और वेस्टइंडीज पर लगा स्लो ओवर रेट का जुर्माना। टीम इंडिया पर मैच फीस का 5% और वेस्टइंडीज पर 10% पेनल्टी लगी। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज पर 3 अगस्त को त्रिनाद में पहले T20 में स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगाया गया। भारत पर ओवर रेट कम होने के कारण मैच फीस का 5% जुर्माना लगा। वहीं वेस्टइंडीज पर न्यूनतम ओवर रेट से 2 ओवर कम फेंकने पर 10% का जुर्माना लगा। एमिरेट्स ICC एलिट पैनल ऑफ मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन ने दोनों टीमों के कप्तानों को क्रमशः 1 और 2 ओवर कम होने के कारण यह सजा दी है। ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के मुताबिक दिए हुए समय से आगे हर 1 ओवर पर 5% का जुर्माना लगेगा। यह 50% तक लागू है, इससे ज्यादा जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों दोनों टीमों के कप्तान हार्दिक पांड्या और रोवमन पावेल को स्लो ओवर रेट के लिए दोषी माना गया और उन्होंने भी इस जुर्माने को स्वीकार कर लिया है। ऑनफील्ड एम्पायर ग्रेगरी ब्रैथवेट और पैट्रिक गुस्टर्क, वहीं थर्ड एम्पायर निगेल गुडिक और फोर्थ एम्पायर लेस्ली रिफल ने स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अप्रैल 2024 तक टल सकती है पुष्पा 2। अल्लू अर्जुन ने दी गर्मी की छुट्टियों में फिल्म रिलीज करने की सलाह, अब भी 60% प्रोडक्शन का काम है बाकी। जी हां दोस्तों, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के सीक्वल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अल्लू अर्जुन ने फिल्म की रिलीज को लेकर नई स्ट्रेटजी तैयार की है। उन्होंने प्रोडक्शन टीम को गर्मी के मौसम में फिल्म रिलीज करने की सलाह दी है। फिल्म को 2024 में अप्रैल के महीने में रिलीज करने की बात की जा रही है। दरअसल दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार को उनकी बेटी के म्यूजिकल ट्रेनिंग कोर्स के एक इवेंट के लिए कुछ दिनों के लिए अमेरिका जाना था। इस वजह से फिल्म के प्रोडक्शन में देरी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी फिल्म के प्रोडक्शन का 60% काम बाकी है। दोस्तों फिल्म के प्रोडक्शन में देरी होने की एक वजह यह भी है कि अल्लू अर्जुन ने फिल्म की रिलीज को लेकर नई स्ट्रेटेजी सोची है। अल्लू अर्जुन फिल्म को अप्रैल के महीने में समर वेकेशंस के दौरान रिलीज करने के पक्ष में। उनका कहना है कि ऐसा करने से ज्यादा ऑडियंस फिल्म देखने आएगी और फिल्म को अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसयूवी सेगमेंट में देश की सबसे सस्ती सीएनजी टाटा पंच हुई लॉन्च। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाली पहली एसयूवी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ 3 कारों को लॉन्च किया। इसमें पंच ICNG, टियागो ICNG और टिगोर ICNG शामिल है। माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में पंच ICNG ट्विन सिलेंडर तकनीक से लेस भारत की पहली सबसे सस्ती सीएनजी कार है। इसकी शुरुआती कीमत 7,10,000 रुपए है और 26 किलोमीटर प्रति
तेजी माइलेज का दावा किया जा रहा है। दोस्तों पंच 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली सबसे सस्ती सीएनजी कार भी है। कंपनी ने सबसे पहले 9 मई 2023 को अल्ट्रोज सीएनजी को ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया था। इसे 2023 ऑटो एक्सपो में अनवील किया गया था। वहीं टाटा मोटर्स ने फरवरी 2022 में टियागो और टिगोर को सिंगल सिलेंडर के साथ लॉन्च कर सीएनजी सेगमेंट में एंट्री की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 19 नए जिले और 3 संभागों पर गहलोत कैबिनेट की मोहर। जयपुर और जोधपुर को लेकर भी हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी साल में बजट के दौरान प्रदेश में 19 नए जिलों और 3 नए संभाग बनाने का ऐलान किया था। वहीं अब इन नए जिलों और संभागों को गहलोत कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसके बाद अब राजस्थान 50 जिलों और 10 संभाग वाला राज्य बन गया है। 7 अगस्त को नए जिलों की स्थापना की जाएगी। साथ ही सर्वधर्म सभा और पूजा पाठ भी किया जाएगा। वहीं जयपुर 2 भागों में चल रहे विवाद भी अब थम गया है। दरअसल जयपुर को 2 भागों में बांटते हुए जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण 2 नए जिले बना दिए गए हैं। इस तरह जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण को भी अलग कर 2 जिले बना दिए गए हैं। वहीं दूदू को लेकर भी गहलोत कैबिनेट ने फैसला लिया है। गहलोत कैबिनेट ने जो क्षेत्र दूदू में शामिल नहीं होना चाहते थे उसे जयपुर ग्रामीण में जोड़कर दूदू को अलग जिला बना दिया है। इसके बाद दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन गया है। इससे पहले धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से पूछा गया सवाल तो उन्होंने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल के दामों में कमी के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने आम लोगों को पेट्रोल डीजल के दामों में कमी पर कोई राहत नहीं दी है। इसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उठापटक के बावजूद भारत ने पेट्रोल डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत को अफोर्डेबल रखा है। पड़ोसी देशों के अलावा कई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के मुकाबले पिछले 2 वर्ष में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। जब पेट्रोलियम मंत्री से सवाल किया गया कि क्या सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कटौती करने की योजना बना रही है क्योंकि 1 साल से अधिक समय से रूस से उसे सस्ती कीमत पर कच्चा तेल मिल रहा है, तो पेट्रोलियम मंत्री ने इस प्रश्न का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि छूट अभी उतनी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में अच्छी छूट थी पर उन्होंने कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी और अब छूट उतनी नहीं मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरठ एचआईवी का शिकार हो रही गर्भवती महिलाएं, प्रसव कराने आई 81 प्रसूता पॉजिटिव पाई गई। 1 साल में 68 केस। जी हां दोस्तों, मेरठ मेडिकल कॉलेज के एआरटी यानी कि एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी सेंटर में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि 16 महीने में अब तक कुल 81 महिलाओं में एचआईवी की पुष्टि हुई है, जिसमें से 35 महिलाओं में पहले से ही इस रोग से ग्रसित थी। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कुल 33 नए केस प्रसव के दौरान पाए गए हैं, जबकि 33 महिलाएं पहले से ही इस गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। यानी कि 1 साल में 68 महिलाओं में एचआईवी की पुष्टि हुई है, जबकि इस वर्ष प्रसव कराने आई कुल 13 महिलाओं में एचआईवी की पुष्टि हुई है। यानी अगर 16 महीने के नए केसेस की बात की जाए तो कुल 46 नए केस एचआईवी के आए हैं, जबकि 35 केस पहले से ही रजिस्टर्ड थे। यह आंकड़ा अकेले मेरठ का नहीं बल्कि आसपास के जिलों का भी है। यानी कि मेरठ के आसपास कई जिलों के मरीज क्योंकि यहां दिखाने आते हैं, इसलिए कई जिलों के मरीजों का यह आंकड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द की शनिवार और रविवार को होने वाली सीईटी की परीक्षा। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सेट सीईटी परीक्षा रद्द कर दी है। प्रदेश में शनिवार और रविवार को ये परीक्षाएं होनी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने मेरिट लिस्ट तय करते समय तथ्यों की जांच नहीं की और न ही पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की है, जिससे उम्मीदवारों को यह नहीं पता लग पा रहा है कि वह किस पद के योग्य है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आयोग दोबारा मेरिट लिस्ट बनाए, इसके बाद परीक्षा आयोजित करे। मालूम हो कि परीक्षा रद्द करने के लिए 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स हाईकोर्ट पहुंच गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिंसा के कुछ दिन बाद नूह में अवैध अप्रवासियों की 250 झुग्गियां ध्वस्त। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह जिले में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के कुछ दिनों बाद प्रशासन ने तवांडू कस्बे में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर बनाई गई लगभग 250 झुग्गियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा करने वाले अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी थे जो पहले असम में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि तोड़फोड़ की कार्यवाही बृहस्पतिवार शाम को की गई। नूह के उपायुक्त प्रशांत पवार ने हालांकि इस बात से इनकार कर दिया कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का हल या हिंसा से कोई संबंध है। उन्होंने कहा कि यह अतिक्रमण हटाने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि झुग्गियां 1 एकड़ जमीन पर बनी थी और लोग 3 साल से इसमें रह रहे थे। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद मुस्लिम बहुल नूह में भड़की हिंसा की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई थी, जिसमें 2 होमगार्ड और 1 इमाम सहित 6 लोगों की मौत की खबर है। दोस्तों पुलिस के मुताबिक हिंसा के सिलसिले में नूह में 141
45 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 55 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच हिंदू संगठनों ने शुक्रवार को गुरुग्राम के पटौदी इलाके में नूह हिंसा के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और बंद का आह्वान किया। इसके चलते पटौदी, जाटोली और भोरा कला के बाजार बंद रहे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस शहर का नाम जिसको कि झीलों की नगरी कहा जाता है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।